So, hello everyone, and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. My name is Advocate Sahil Jain, and we are continuing in the series of Indian polity. लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट कवर करा था, सिर्फ उसमें से मोशंस रह गए थे और वो मोशंस आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम स्टेट लेजिस्लेचर भी कवर करेंगे, सो दैट कंपैरेटिवली वी कैन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट था एक सेंट्रल अथॉरिटी जो हमारे लिए लॉज बनाएगा, और हर एक स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर भी है जो कि स्टेट के लिए लॉज बनाएगा। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो यूनियन लिस्ट से बनते हैं या फिर कंकरेंट लिस्ट से बनते हैं, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे बनते हैं जो कि तीनों लिस्ट में नहीं है। अब स्टेट लेजिस्लेचर केवल और केवल स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है या फिर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। तो अब पहले तो हम जो मोशंस पार्लियामेंट में रह गए थे वो कवर अप करेंगे। तो वेरी फर्स्ट इज प्रिविलेज मोशन। अब प्रिविलेज मोशन ये वाले मोशन होते हैं जब कोई मिनिस्टर हाउस में कुछ फैक्ट्स पेश करता है, पार्लियामेंट में कुछ फैक्ट्स पेश करता है, और वो फैक्ट्स या वो इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है और वो तथ्य बिना किसी आधार के पाए जाते हैं, तो कोई भी मेंबर जो है वो प्रिविलेज मोशन पेश कर सकता है। ये प्रिविलेज मोशन इसलिए होता है कि उस मिनिस्टर ने हाउस के प्रिविलेजेस को ब्रीच करा है, राइट। देन नेक्स्ट इज सेंसर मोशन। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि प्रिविलेज मोशन जो है वो राज्यसभा या फिर लोकसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के दोनों प्रिविलेज मोशन में कवर आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है? ये सेंसर मोशन एक्ट्स एज अ सेंसर अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। It should state the reasons for its adoption in the Lok Sabha. It can be moved against an individual minister or a group of minister or the entire council of minister. तो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही सेंसर मोशन जो है वो लाया जाता है। सेंसर मोशन मिनिस्ट्री के एक्ट एज अ होल या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट लाया जाता है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आता है, तो ये केवल और केवल लोकसभा में आ सकता है। Then next is your call attention motion. कॉल अटेंशन मोशन ऐसा मोशन है जो कि किसी भी मिनिस्टर को अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी इशू हो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए लाया जाता है और उस मिनिस्टर की जो है स्टेटमेंट्स इस पे चाहिए हो। तो ये कॉल अटेंशन मोशन जो है राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन जो है ये लोकसभा एडजर्नमेंट मोशन है जो है ये केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो कॉल अटेंशन मोशन था ये किसी मिनिस्टर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है, पर ये जो एडजर्नमेंट मोशन है ये पूरे के पूरे हाउस का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, राइट। तो हमारा कॉल अटेंशन मोशन राज्यसभा में भी आ सकता है, पर एडजर्नमेंट मोशन जो है ये केवल और केवल लोकसभा में आएगा। नो डे येट नेम्ड मोशन। अब नो डे येट नेम्ड मोशन वो वाले मोशन होते हैं जो कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने या फिर लोकसभा के स्पीकर ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर इसकी चर्चा के लिए अभी कोई दिन फिक्स नहीं किया गया, राइट। देन नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है, अगर वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना पाते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब वो लोकसभा के मेंबर्स का कॉन्फिडेंस लूज कर दे। तो ये केवल और केवल लोकसभा में आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को जो है वो लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये कम से कम 50 मेंबर्स
सपोर्ट करने चाहिए। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। मोशन ऑफ थैंक्स। अब जब भी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा होते हैं, या फिर हर एक फिस्कल ईयर के बाद प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं टू द पार्लियामेंट, अब उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है, उसे कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट इज कट मोशन। ये जो कट मोशन है ये लोकसभा में पेश किया जाता है फाइनेंस बिल के लिए। गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स की डिमांड करती है और उन ग्रांट्स को कट करने के लिए कट मोशन जो है वो पास किए जाते हैं। अब इसको कट मोशन को हम कई टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम कटौती करना कितना चाहते हैं। नेक्स्ट इज क्लोजर मोशन। It is a motion moved by a member to cut short the debate on the matter before the house. तो किसी भी डिबेट को छोटा करने के लिए या काटने के लिए ये मोशन जो है पेश किया जाता है। दिस मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस, डिबेट इज स्टॉप्ड forthwith and the matter is put to vote। यानी कि इस मोशन को पास होने के बाद डिबेट को खत्म कर दिया जाता है और मैटर को वोटिंग के लिए ले आया जाता है। अब ये जो है ये चार तरीके के होते हैं। सिंपल क्लोजर, इट इज वन व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर having been sufficiently discussed be now put to vote, right? तो सिंपली एक मैटर जो जब ढंग से डिस्कस हो गया है तो अब वोट करना चाहिए उसको, तो सिंपल क्लोजर के तरीके से उसको क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इन दिस केस द क्लोजर ऑफ अ बिल or a lengthy resolution are grouped into parts before the commencement of the debate. The debate covers the part as a whole and the entire part is put to vote। यानी कि एक पूरी की पूरी डिबेट को कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया जाएगा और हर एक पार्ट को अलग से जो है वोट किया जाएगा। कंगारू क्लोजर, अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड इंटरवीनिंग क्लॉजेस आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास। यानी कि कुछ मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो है वो डिबेट पे या वोट के लिए लिए जाएंगे, बाकी को डीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि बाकी, अगर मान लीजिए जस्ट जो है वो पास कर दी तो एंटायर लॉ इज पास, एंटायर बिल इज पास। गाइडलाइन। नेक्स्ट इज गिलेटिन क्लोजर। इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ अ बिल or a result ion are also put to vote along with the discussed one due to want of time। यानी कि इस चीज में क्या होगा, जो हमने डिस्कशंस करी जिन चीजों पे उनके लिए तो वोट हम करेंगे, पर जिन चीजों की डिस्कशन नहीं भी हुई उनको भी साथ ही में वोट के लिए डाल दें बिना डिस्कस किए, राइट? तो इसमें टाइम को बचाने के लिए इस तरीके से किया जाएगा। Next is your point of order. A member can raise a point of order when the proceedings of the House do not follow the normal rules or procedure। जब normal rules और procedure follow नहीं किए जाते तो point of order जो है वो introduce किया जा सकता है। A point of order should relate to the interpretation or enforcement of the rules of the House। यानी कि हाउस के रूल्स जो बने हैं, जो हाउस के रूल्स बने हैं उनको एनफोर्स करवाने के लिए। यानी कि जो हाउस के रूल्स बने हैं उनको एनफोर्स करवाने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन जो है वो लाया जा सकता है। और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड शुड रेज अ क्वेश्चन दैट इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्पीकर। यानी कि स्पीकर के प्रावधान में जो जो आएगी चीज और स्पीकर उसको एडहेयर नहीं कर रहा है तो ये जो है मोशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। It is usually raised by an opposition member in order to control the government। It is an extraordinary device as it suspends the proceedings before the house। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस के तरीके से ऑपोजिशन द्वारा यूज किया जाता है ताकि जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, वो कुछ भी डिस्क्रिशनरी ना करते जाए। Next is your special motion, a matter which is not a point of order or which cannot be raised during the question hour, half an hour discussion, short duration discussion, or under adjournment motion, calling attention notice, or under any of the rule of the house can be raised under the special mention in the Rajya Sabha।
Its equivalent procedure device in the Lok Sabha is known as the notice mentioned under Rule 377. तो जो और किसी चीज में नहीं आएगा उसको बोलेंगे हम स्पेशल मोशन। ये राज्यसभा में आता है और इसके बराबर जो लोकसभा में चीज आएगी उसको मेंशन कहते हैं रूल 377 के अंडर। अब बात करेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें, लाइक वाइज पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ बनाने की पावर्स कुछ कुछ मिलती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है आर्टिकल 168 से 212 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजंस बनाई गई हैं। चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is concerned with the state legislature. It comprises state legislature and executives. तो स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो चर्चा है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक करी गई है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स और ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करी गई। अब बाइकैमरल और यूनिकैमरल स्टेट्स की बात करें तो बाइकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। जब दो हाउसेस हैं तो उसको बाइकैमरल कहेंगे, और जब एक हाउस है लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में और लेजिस्लेशन का तो उसको हम यूनिकैमरल कहेंगे। दो अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट is prescribed for the state, it is not in the matter of the composition of the legislature, while the legislature of every state shall consist of governor and the state legislature. In some of the states the legislature shall consist of the two houses, namely the legislative assembly and the legislative council, while in the rest there shall be only one house, namely the legislative assembly. तो यानी कि इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव्स में हमारे गवर्नर आएंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमारे क्या कंप्राइज करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन बनेंगे? By the legislature of every state shall consist of the governor and the state legislature. अब स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन आएगा? इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव तो इसी में से सिलेक्ट किया जाएगा, जो मिनिस्ट्री आएगी तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो वो बन जाएगा। तो अब बात आई कि हर एक स्टेट में क्या दो हाउस होंगे या एक हाउस होगा? लाइक वाइज हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा थी, तो स्टेट्स के लिए भी हमने दो हाउस बनाए, कुछ स्टेट्स के लिए, और कुछ स्टेट्स के लिए हमने एक हाउस बनाया। हालांकि प्रोसीजर लॉ बनाने का इनमें भी सेम रहेगा, पर दो हाउस होना हर एक स्टेट के लिए जरूरी नहीं है। तो दो हाउसेस जो है इनको हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। The Constitution provides for the abolition of the second chamber in a state where it exists, as well as for the creation of such a chamber in the state where there is none at present. यानी कि जिस स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं, और जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है तो उसमें प्रोविजंस ये भी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करा जा सकता है। If a state legislature passes a resolution by an absolute majority, together with not less than two-thirds of the members actually present and voting in favor of the creation of the second chamber, तो two-thirds members present and voting, अगर वो ये कह दें कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनानी है, and if parliament gives concurrence to such a resolution, the concerned state can have two houses in the legislature. और अगर पार्लियामेंट अपना कंसेंट दे दे, पार्लियामेंट बोल दे कि हाँ भैया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हो सकेगी। Similar is the procedure for the abolition of the upper houses, and the state of Punjab and West Bengal abolished their second chambers in 1969 and 1970 respectively. तो हुआ क्या? पंजाब और वेस्ट बंगाल ने मेजॉरिटी ऑफ द टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के तरीके से एक रेजोल्यूशन पास किया
कि भैया हमें ये जो सेकंड हाउस है या जो अपर हाउस है और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये नहीं चाहिए, और पार्लियामेंट को रेजोल्यूशन भेज दिया। पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है भैया, हम कंसेंट देते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सेकंड हाउस जो है वो खत्म कर दिया गया। इस तरीके से 1969 और 1970 में, 1969 में पंजाब का और 1970 में वेस्ट बंगाल का। Legislative Council in Tamil Nadu was abolished in 1986. The state legislature, which has only one house, is known as the Legislative Assembly. तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जिस स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा कहा जाता है। एंड इन द स्टेट विच हैव टू हाउसेस, उसमें अपर हाउस जो है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं या जिसको हम बना रहे हैं या जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसको हम विधान परिषद कहते हैं। एंड द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसको हम विधान सभा ही कहेंगे। राइट। द नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम बात करेंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलरली इलेक्टेड चैम्बर एंड इज द रियल सेंटर ऑफ पावर इन अ स्टेट। जिस तरीके से हमने लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करके भेजे थे, इसी तरीके से हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इलेक्ट करके भेजते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एन असेंबली मस्ट नॉट एक्सीड 500 or its minimum strength fall below 60. But some of the states have been allowed to have smaller legislative assemblies. इसमें आएंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। The territorial constituencies demarcation should be done as far as possible such that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same all over the state. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक सीट में एक सीट, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट को कंप्राइज करेगी। मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर जितनी पॉपुलेशन है उतना ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 की पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 से बराबर होगी, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी हो। राइट। Apart from these general provisions, there are also special provisions with respect to the representation of the SCs and STs. In the case the governor feels that the Anglo-Indian community is not adequately represented, he can nominate one member of that community in the assembly. SCs और STs के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई जाएंगी, और एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है अगर वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रही तो गवर्नर उसका मेंबर जो है नॉमिनेट कर सकेंगे, ओनली वन मेंबर। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करेंगे, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कंप्राइजेस नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो हमने इलेक्ट करके मेंबर भेजे से उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एंड इन नो केस लेस देन 40 मेंबर, तो 40 से कम नहीं होंगे, और जो हमने वन लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर इलेक्ट करके भेजे हैं उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। However, in Jammu and Kashmir, the strength is only 36. The system of the composition of the council as provided for in the constitution is not final. The final power is given to the Parliament of the Union, but until the Parliament legislate on the subject, it shall be provided for in the constitution, which is described below. तो जब तक पार्लियामेंट अपना कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएगी तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे। तो ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन of the legislative assembly and the legislative council, it will be a partly nominated and partly elected body, the elections being an indirect one and in accordance with the principle of proportional representation by the single transferable vote। हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो
मेंबर्स हम आएंगे या रिप्रेजेंटेशन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होगा. द मेंबर्स बीइंग drawn from various sources, the council shall have a variegated composition. Broadly speaking, 5/6 of the total number of members of the council shall indirectly shall be indirectly elected, and 1/6 will be nominated by the governor. The duration of the legislative assembly is 5 years. The governor has the power to dissolve the assembly इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म. यानी कि हमने बात करी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में इन द फर्स्ट पैराग्राफ और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में इन द सेकंड पैराग्राफ. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेसिकली जो मेंबर्स आएंगे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स आएंगे ये 5 साल के लिए आएंगे और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और गवर्नर के पास पावर रहेगी ये 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकेगा. While a proclamation of emergency is in operation, it may be extended by the parliament by law for a period not exceeding 1 year. तो जिस तरीके से पार्लियामेंट के केस में था, लोकसभा के केस में था, इमरजेंसी के केस में इसकी भी मियाद जो है 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है. And not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. और इमरजेंसी खत्म होने के बाद इसकी जो मियाद है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ सकती. Unlike the legislative assembly, the legislative council is not subject to dissolution. तो legislative council जो है वो कभी भी पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं की जाती. It is a permanent body, जिस तरीके से राज्यसभा थी. Abolition by the legislative assembly and the parliament by the due procedure, but no person can be a permanent member of the council, as 1/3 of the members of the council retire on the expiry of every second year. तो जिस तरीके से राज्यसभा में रिटायरमेंट हो रहा था यहां भी रिटायरमेंट होगा, और 6 साल it amounts to a term of 6 years for each member. There is no bar on a member getting re-elected on the expiry of the term. तो एक मेंबर अपना पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट, 1/3 of the total number of members of the council would be elected by the electorates consisting of members of local bodies like the municipalities and the district boards. तो 1/3 मेंबर इस तरीके से आएंगे. 1/12 of the members would be elected by the electorates comprising of graduates of the standing of 3 years dwelling in the particular state. तो 1/12 जो है वो इस तरीके से आएंगे. 1/12 of the members would be elected by the electorates consisting of the teachers who have been in the teaching profession for at least 3 years in the educational institute in the state which are not lower than the secondary schools in the standard. So 1/12 इस तरीके से आएंगे. 1/3 would be elected by the members of the legislative assembly from amongst people who are not assembly members, right? The rest would be nominated by the governor, जिनके पास कुछ स्पेशल जानकारी हो. क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बन सकते हैं, वो भारतीय सिटीजन होना जरूरी है. उसकी उम्र जो है वो 25 साल या फिर उससे ज्यादा की होनी जरूरी है. लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में 25 इयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में इट्स 30 इयर्स. लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में 25 इयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में 30 इयर्स. Possesses such other qualifications as may be prescribed by the parliament, और वैसी कंडीशंस जो कि पार्लियामेंट लगाएगी. Thus, the Representation of the People Act 1951 has provided for a person shall not be elected either to the Legislative Assembly or the Council unless he is himself an elector for any Legislative Assembly constituency in that state. A person can be disqualified from being elected
and for being a member of the legislative assembly or the legislative council of a state if he she. The following are the disqualifications. These are the conditions when the member can be disqualified. So just discussing about the conditions और disqualifications. अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं होल्ड कर, all these conditions are likewise similar as we have done earlier. If a mentally unsound हो जाए, ठीक, declared by a competent court, undischarged insolvent, उसका दिवाला निकल जाए, is not an Indian citizen or has voluntarily got the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of adherence allegiance to a foreign nation, फॉरेन सिटीजन बन जाए या उसके अंदर काम करना शुरू कर दे, इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जिससे वो डिस्क्वालिफाई हो जाए. Thus, the Representation of the People Act 1951 has laid down some grounds of disqualification like conviction by a court having been found guilty of electoral malpractice, being a manager or director of a corporation in which the government possesses a financial interest. Article 192 says that if any question arises as to whether a member of the house of a legislature of a state has become subject to any of the disqualification mentioned above, the matter will be referred to the governor of the state, who has to act in accordance with the opinion of the election commission. His decision is final and not liable to be questioned in the court. यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये मेंबर डिस्क्वालीफाई हो रहा है इन ग्राउंड्स के ऊपर या नहीं, तो गवर्नर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, पर गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन की जो सलाह आई उनके पास, जो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस आई उनके पास, राइट. तो गवर्नर ने मान लीजिए अगर कोई भी डिसीजन लिया, उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. अब बात करें हु आर दी ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी जैसे हमारे लोकसभा के अंदर स्पीकर थे, तो फैक्ट्स अबाउट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेशन में. अ स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली. यानी कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने सिमिलर तरीके से स्पीकर इलेक्ट करना है, और स्पीकर जब असेंबली का ही मेंबर नहीं रहेगा तो स्पीकर की सीट खाली हो जाएगी. ही मे ऑल्सो रिजाइन हिज ऑफिस एट एनी टाइम. वो अपना ऑफिस रिजाइन भी कर सकते हैं. अ स्पीकर मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ देम मेंबर्स ऑफ द असेंबली आफ्टर 14 days नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच अ रेजोल्यूशन. 14 दिन का नोटिस देके इनको अपनी सीट से हटाया भी जा सकता है. Speaker does not vacate his office on the dissolution of the assembly. असेंबली डिसॉल्व हो जाए, जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर ने ऑफिस वेकेट नहीं करा था नए लोकसभा मेंबर आने तक, राइट, तब तक इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर अपना सीट जो है वेकेट नहीं करेगा जब तक नया स्पीकर अपॉइंट नहीं होगा. He continues to be a speaker until immediately before the first sitting of the assembly after the dissolution. तो जब तक नया स्पीकर नहीं आएगा ये अपने सीट पे बैठे रहेंगे. While the office of the speaker is vacant, the deputy speaker performs his function. स्पीकर जब नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो उनके फंक्शन परफॉर्म करेंगे. The duties and powers of the speakers are broadly speaking the same as those of the speaker of the House of the People in the Lok Sabha. अब बात करें चेयरमैन के बारे में, तो सिमिलरली लाइकवाइज राज्यसभा में चेयरमैन थे, तो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रहेंगे. द काउंसिल चूजेस फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर्स अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन. बोथ वेकेट their offices if they cease to be a members of the council or resign from its membership. तो इनके ऑफिस खाली हो जाएंगे जब ये मेंबर ही नहीं रहेंगे.
They can also be removed by a resolution of the council passed by a majority of all of the members of the council. तो मेजॉरिटी डिसीजन से इनको निकाला भी जा सकता है. तो इनके केस में भी 14 डेज का जो नोटिस है वो देना आवश्यक रहेगा. When the resolution for the removal is under discussion against the chairman or the deputy chairman, the concerned person shall not preside at the sitting of the council, although he may be present at such a sitting and has the right to speak in and otherwise to take part in the. अब बात यह है कि जब इनका रिमूवल के लिए हमने एक मोशन पेश कर दिया, तो ये उसमें वोट नहीं करेंगे पर अपना रिप्रेजेंटेशन या अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं, ये बैठ जरूर सकते हैं. He shall be entitled to vote only in the first instance on such resolution or any other matter during such proceeding. तो फर्स्ट इंस्टेंस पे ये सिर्फ वोट कर पाएंगे, पर जो कास्टिंग वोट था इनके पास वो नहीं रहेगा. इन केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, he does not exercise a casting vote to which he is otherwise entitled to under article 189. कास्टिंग वोट वो वाला वोट होता है जब मान लीजिए देयर इज अ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, हाँ के पक्ष में भी उतने लोग हैं जितने के ना के पक्ष में, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो वोट होता है वो अपना वोट दे के या तो हाँ वालों को जिता देगा या ना वालों को, पर इस केस में इनके पास कास्टिंग वोट नहीं रहेगा. द चेयरमैन प्रिसाइड्स एट ऑल सिटिंग्स ऑफ द काउंसिल एंड इन हिज एब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन. तो चेयरमैन सब मीटिंग्स पे बैठेंगे, चेयरमैन नहीं है तो भैया डिप्टी चेयरमैन बैठेंगे. Deputy chairman, such other person as may be, during the absence of both the chairman and deputy chairman, such other person as may be determined by the rules of procedures of the council shall preside, or if no such person is present, such other person as may be determined by the council shall be act as a chairman. तो जब दोनों नहीं है भैया, कोई एक बंदा और हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो चेयरमैन का काम करेगा. While the office of chairman is vacant, the duties of his office are performed by the deputy chairman. और जब डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो जो बंदा हम सिलेक्ट करेंगे वो उनकी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अब इनकी पावर्स क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं. द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर. तो काउंसिल का फंक्शन बेसिकली सिर्फ एडवाइजरी है, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. If any bill is passed by the legislative assembly and sent to the council and the council refuses to give its approval, then the assembly has the right to reconsider it. The assembly may pass it with or without amendments proposed by the council and again send it to council. When a bill approved by the assembly is sent to the council for the first time, it may retain it for 3 months, but in the case when it is sent for the second time and is kept in the council for 1 month only, the bill is deemed to be having been passed. This evidently demonstrates the assembly's absolute superiority over the legislative council. In the case of money bills, the states assemblies power are the same as those of the Lok Sabha. It is evident that the position of the Vidhan Parishad is hopelessly weak. Even in the theory, it cannot be compared to Rajya Sabha, that in spite of being the upper chamber of the union legislature has some effective powers. तो हमारे राज्यसभा के पास कुछ इफेक्टिव पावर्स थी, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में क्या वो जब बिल उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास से पारित होकर आएगा तो काउंसिल मैक्सिमम उसको 3 महीने तक रख सकेगी और उसकी अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज कर देती है. अब मान लीजिए वो अमेंडमेंट्स प्रपोज करी, असेंबली के पास बिल दोबारा गया, असेंबली ने फिर से उसको पास कर दिया और काउंसिल उसको मैक्सिमम 1 महीने तक अपने पास रख पाएगी. 1 महीने में अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लिया जाएगा कि भैया वो बिल पास हो गया. मनी बिल्स के रिलेशन में जो पास हमारी लोकसभा के पास है, सिमिलर पावर ही हमारी
लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। All the legislative councils do can do is delay the passing of money bills by 14 दिन के लिए, a non money bill by 3 महीने के लिए, और a non money bill that is sent back to it with recommendations वो 1 महीने के लिए। यानी कोई मनी बिल आए तो 14 दिन के लिए रोक सकते हैं, नॉन मनी बिल आए 3 महीने के लिए, और बिल आ गया रिकमेंडेशंस देके वापस भेजा, रिकंसिडर होके वापस आया, उसको 1 महीने के लिए ये अपने पास रोक सकते हैं। There is no provision in the constitution for a joint sitting of the state legislature. डेडलॉक की सिचुएशन में, अब डेडलॉक तो भैया बन ही नहीं पाएगा, तो अगर वो पास नहीं कर रहे हैं बिल, जो विधान हमारी परिषद है वो अगर बिल पास नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो बिल 3 महीने, 1 महीना या 14 दिन के अंदर पास समझा जाएगा। तो डेडलॉक तो हुआ ही नहीं। पार्लियामेंट के केस में डेडलॉक हो रहा था और वहां ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन था, तो यहां डेडलॉक नहीं होगा, तो हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। The legislative council members do not participate in the election of the president of the country. Apart from that, they do not have any meaningful role in any bill's rectification nor in the constitutional amendment. तो बेसिकली इनका कोई बहुत मेजर रोल है ही नहीं। The legislature of a state implies its legislative assemblies, which possesses the following powers and functions. तो लेजिस्लेचर हमारा जो कहते हैं हम लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके पास क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट कैन क्रिएट लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट के ऊपर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो क्रिएट लॉज ऑन द कंकरेंट list, provided the law does not contradict or conflict any law already made by the parliament. concurrent list के उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं जब तक वो पार्लियामेंट के लॉ से कंफ्लिक्ट ना कर रहा हो। The assembly asserts control over the council of ministers. Assembly members can question the ministers, move motions and resolutions, and also pass a vote of censure in order to dismiss the state government. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो असेंबली इनडायरेक्टली उनके ऊपर जो है कंट्रोल रखती है डिफरेंट मोशंस के जरिए। The government ministry is collectively accountable to the legislative assembly. If the ministry is defeated, the assembly in the assembly, it amounts to passing of a no confidence motion or vote against the government. तो अगर मिनिस्ट्री फेल हो गई तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, नो कॉन्फिडेंस वोट आ गया, तो सरकार ही गिर जाएगी। The assembly controls the state's finances. A money bill can emerge from the assembly and is considered passed by the legislative council after lapse of 14 days. यानी कि अगर एक मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस कहां होगा भैया? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में, और काउंसिल में गया, 14 दिन तक उन्होंने पास नहीं करा, माना ही जाएगा वो बिल पास हो गया। It could reject or pass the grants or reduce the amount, indicating rejection or adoption of budget, and hence implying victory or defeat of the state government. Therefore, no tax can be levied or withdrawn without the consent of विधान सभा। तो विधान सभा का फाइनेंशियल रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। कोई ग्रांट बढ़ानी है, कम करनी है, या टैक्स लगाना है, कम करना है, खत्म करना है, उसमें विधान सभा का ही मेजर रोल रहेगा। The assembly has constituent powers with reference to Article 368. Certain bills of constitution amendment after being passed by the parliament would be referred to the states
तो हमने अमेंडमेंट्स में पढ़ा था कुछ बिल्स स्टेट्स की रेटिफिकेशन मांगते हैं. इन दीज केसेस द विधानसभा हैज अ रोल टू प्ले. इट शुड गिव its judgment by passing a resolution by a simple majority indicating approval or disapproval of the said bill. There is a provision wherein the president shall refer the state assembly of a state before he recommends the introduction of a bill which concerns with the alteration of the concerned state's boundary. यानी कि कुछ बिल ऐसे जो स्टेट की रेटिफिकेशन मांगते हैं, तो उन बिल्स को विधानसभा में रेजोल्यूशन के जरिए या तो पास किया जाएगा या उनको रिफ्यूज किया जाएगा. Some other parts of the state assembly are as under. It elects the speaker as well as the deputy speaker. It can also remove them by no confidence vote. तो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, और अगर उनमें विश्वास नहीं है, उनको रिमूव करना है, तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं. इट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंट. तो इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इनका रोल रहेगा. इट ऑल्सो कंसिडर्स रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय एजेंसीज सच एज ऑडिटर जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स. तो इन लोगों की जो रिपोर्ट्स आएंगी वो भी यहाँ पर चर्चा में रहेंगी. Hence, it is evident that the Vidhan Sabha is the powerful and popular chamber of the state legislature. In theory, it is somewhat parallel to the Lok Sabha. तो पढ़ने में हमारी पार्ट्स और फंक्शंस जो हैं लगभग सेम रहे. तो लोकसभा के तरीके से हम कह सकते हैं कि विधानसभा स्टेट के लिए लोकसभा है. जिस तरीके से लोकसभा सेंटर की है उस तरीके से विधानसभा स्टेट की है. अब आ जाइए लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. Certain types of bill cannot be moved in the state legislature without the previous sanction of the president of India. कुछ बिल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बिना स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते. Certain bills passed by the state legislature cannot become operative until they receive the president's assent after having been reserved for his consideration by the governor. अब मान लीजिए कोई बिल पास किया और गवर्नर के पास गया, गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व कर लेता है, तो तब तक वो लॉ नहीं बन पाएगा जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं देते. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स declares that it is necessary and expeditious in the national interest that parliament should legislate on these subjects. तो पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है लॉ बना सकती है जब स्टेट लेजिस्लेचर बोले भैया आप हमारे लिए बना दो, हमसे ना हो पाएगा. Parliament can exercise the power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the state list while a proclamation of emergency is in operation. तो जब proclamation of emergency operation में है तो पार्लियामेंट भी इसके ऊपर स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बना पाएगी. द लेजिस्लेटिव competence of the parliament can also extend to the subjects enumerated in the state list during the operation of the proclamation of breakdown of the constitutional machinery. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, इमरजेंसी आ जाएगी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोलेंगे, उस टाइम पे भी पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो आ जाएगी लॉ बनाने के स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर. अब आ जाइए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के ऊपर. लॉ किस तरीके से बनाए जाएंगे स्टेट के अंदर. द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द इंटरवल बिटवीन एनी टू सेशंस शुड नॉट बी मोर देन 6 महीने. तो कम से कम 2 बार भैया ये मिलेंगे साल में और 6 महीने से ज्यादा इनके मिलने में गैप नहीं रहेगा. The governor delivers the opening address at the beginning of new session in which he outlines the policy of the state government. तो बिगनिंग सेशन में गवर्नर जो है वो अपना भाषण देंगे, जो उस भाषण में स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. Any bill may be introduced in the either house of the legislature except a money bill.
which can only be introduced only in the assembly, legislative assembly, Vidhan Sabha. It has to go through 3 readings, after which it goes to the governor for his assent. जिस तरीके से 3 readings हमने पार्लियामेंट में करी थी, लोकसभा में करी थी, उस टाइम पे करी थी, उसी तरीके से 3 readings यहां होंगी। उसके बाद इसको भेज दिया जाएगा गवर्नर की असेंट के लिए। अब गवर्नर क्या करेंगे, या तो इसको वापस भेज देंगे, बोलेंगे भैया ये रिकंसिडर करो। तो जब वापस जाके रिकंसिडर करके ये बाय द लेजिस्लेचर दोबारा आएगा, ही कैन नॉट विद होल्ड हिज असेंट। तो रिकंसिडर करके भैया हमने दोबारा गवर्नर को भेज दिया, तब तो आपको कंसेंट देना ही पड़ेगा। He may reserve certain bills for the consideration of the president, who may ask him to place it before the legislature for reconsideration. अब ये क्या करेंगे, गवर्नर भैया बिल रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भैया ये बिल वापस कर दो, प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेंगे ये बिल लेजिस्लेचर को वापस करो और बोलो कि रिकंसिडर करें। When it is passed again with or without amendments, it goes to the president for his consideration. तो अमेंडमेंट्स करके हमने बिल दोबारा भेज दिया, तो फिर दोबारा ये प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। The president is not bound to give his assent. तो जब दोबारा उनके पास गया, जिस तरीके से गवर्नर बाउंड हो गए थे दूसरी बार असेंट देने के लिए, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे। Even though the bill has been considered and passed for a second time by the state legislature, हालांकि वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा विद और विदाउट अमेंडमेंट्स दोबारा से पास कर दिया हो। In case the assembly is dissolved before a bill is passed, or it is passed by the assembly but is pending before the council, it will lapse. अब मान लीजिए बिल दोबारा रिकंसिडर होने के लिए आया, असेंबली डिसॉल्व हो गई, या फिर असेंबली ने वो बिल पास कर दिया और काउंसिल के पास पेंडिंग है और असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स हो जाएगा। But in case of bills which have been duly passed by the assembly, if there is only one house in the state, जब एक ही हाउस है स्टेट में और बिल ड्यूली पास हो गया, एंड बाय द असेंबली एंड द काउंसिल वेयर देयर आर 2 हाउसेस, और जब 2 हाउसेस हैं दोनों में से वो बिल पास हो गया एंड इज अवेटिंग द असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, इट डज नॉट लैप्स। और बिल पास होके गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास चला गया और उसके बाद जो है असेंबली डिसॉल्व हुई, तब बिल लैप्स नहीं होगा। A bill which has been returned either by the governor or the president for reconsideration can be considered and passed by the newly constituted assembly, even though the bill was originally passed by the dissolved house. अब मान लीजिए एक बिल पास होके प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास गया, और वो बिल पास होके प्रेसिडेंट गवर्नर के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर ने बोला कि भैया इसको रिकंसिडर करो। अब वो रिकंसिडर होने के लिए दोबारा जब असेंबली में आया, तो असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी और नई असेंबली बन चुकी है। अब जो नई असेंबली उसको डिस्कस करेगी, वो उसको कंसिडर कर सकती है। दिस इज नॉट द इशू कि पहले उसको किसी दूसरी असेंबली ने या डिसॉल्व की हुई असेंबली ने पास किया था। आई रिपीट कि मान लीजिए एक असेंबली ने बिल को पास किया और वो बिल गवर्नर या प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रखा गया, उन्होंने बोला भैया रिकंसिडर करो। इस दौरान जो है असेंबली डिसॉल्व हो गई और नई असेंबली बन गई। अब नई असेंबली में वो बिल रिकंसिडर होने के लिए आया, तो बिल्कुल भैया वो रिकंसिडर करके उसको विद और विदाउट अमेंडमेंट्स दोबारा से गवर्नर या प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर खत्म होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में हमने विधानसभा और विधान परिषद पढ़ा। विधानसभा जो कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। विधानसभा लोकसभा के बराबर रहेगी और राज्यसभा के बराबर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी। हम बराबर कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी पावर्स और फंक्शन सेम है, लगभग दे आर पैरेलल। विधानसभा के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस और पावर हैं जो हमारी लोकसभा से मिलती है, पर राज्यसभा से विधान परिषद की बहुत कम पावर्स मिलती है।
राज्यसभा की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर विधान परिषद की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? So this was all for today's lecture. I will be uploading the questions on this lecture as well as on the parliament topic in the next video. So stay tuned. Thank you. Have a nice day.